नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6। तो आज क्या कवर करेंगे गुरुजी? तो आज हम लोग बात करेंगे खतरे के नए स्रोतों की। अब डर जो है, जो खतरा है वो नई नई जगहों से हो रहा है, तो नई नई जगह कौन सी जहां से खतरा हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सोर्सेज ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ डेंजर, मतलब खतरे के जो आपके लिए नए स्रोत हैं वो क्या है। देखिए बच्चों, अपन लोग जो पढ़ रहे हैं सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। सुरक्षा मतलब खतरों से आजादी, और इस खतरों से आजादी में खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना अपन को। और इसी खतरों की आजादी में अपन ने दो धारणाएं, दो नोशंस की चर्चा करी है, एक पारंपरिक है और एक अपारंपरिक धारणा है। पारंपरिक जो धारणा है मैं इसलिए आपको बता रहा हूं वापस, क्योंकि अपना आज वापस लिंक है उसके साथ। पारंपरिक जो धारणा है, पारंपरिक धारणा में हमने ये कहा कि जो दो प्रकार से खतरा हो सकता है, एक बाहरी सुरक्षा से होनी चाहिए और एक आंतरिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। मतलब बाहरी तौर पे भी खतरा हो सकता है। बाहरी तौर पे खतरा कैसे है? कोई सेना हमारे देश पे अटैक कर दे और नागरिकों को टारगेट कर ले, तो वो बाहरी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स मजबूत होनी ही चाहिए। और फिर दूसरी है आंतरिक सुरक्षा, मतलब अगर किसी देश में कोई गृह युद्ध हो जाए, खून खराबा हो जाए, तो उस देश को हम सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पारंपरिक धारणाओं की बात है। परंतु अब कुछ समय तक ये पारंपरिक धारणा पर ही घूमता रहा, परंतु अगर आज के मौजूदा दौर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बाहरी सेनाओं के द्वारा जितना लोगों को नहीं मारा जाता है, उतना देश की सरकार अत्याचारों के द्वारा लोगों को मार देती है। इसलिए एक नई विचारधारा, नई धारणा आती है जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, या अपारंपरिक धारणा सुरक्षा की कहा जाता है। इस अपारंपरिक धारणा में सीधी सी बात यह थी कि जो मानव की रक्षा होनी चाहिए, मानव की रक्षा हो और विश्व की रक्षा हो। एक एक मानव सुरक्षित होना चाहिए, विश्व सुरक्षित होगा। तो मानव की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा था पहले के लेक्चर्स में भी कि मानव की रक्षा, मानव का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मानव है, इसलिए नहीं कि वो विशेष कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो विशेष किसी पोस्ट पर, किसी पद पर बैठा हो। नहीं, मानव का सम्मान इसलिए हो क्योंकि वो मानव है, वो ह्यूमन है। इसलिए तो इसलिए मानव की रक्षा हो और विश्व की रक्षा हो, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने किस पे आए थे? अपारंपरिक धारणा पे आए थे। अब जब अपारंपरिक धारणा की हम चर्चा करते हैं और हम ये कहते हैं कि साहब और भी चीजों से लोगों को खतरा है, उससे भी सरकारों को बचाना चाहिए था, तो वो और खतरे हैं तो हैं कौन से गुरुजी? जिसमें हमने कहा अकाल आ जाए तो लोग मर जाते हैं, महामारी है तो लोग मर जाते हैं। और ऐसे क्या खतरे हैं जिनसे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं राज्य की, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनसे लोगों को बचाने का काम सरकार करे। आज हमें यही पढ़ना है कि अपारंपरिक धारणा में किस प्रकार से लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों के जीवन जो के केंद्र मूल्य है, जो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है। ये बात हम आज के लेक्चर में जानेंगे, जिसका टॉपिक है खतरे के नए स्रोत, सोर्सेज ऑफ न्यू टेरर, या सोर्सेज ऑफ जो हमारा नया डर है उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है अपारंपरिक धारणा नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, उसके दो पक्ष है, दो मुद्दों पर चर्चा करनी है। पहला है मानवता की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी जो है वो सेफ होनी चाहिए। और ह्यूमैनिटी कब सेफ होगी? जब ह्यूमन सेफ होगा। मानवता का मतलब क्या होता है? मानवता का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए। मानव के साथ जानवर वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, वो मानवता नहीं है। हम देखते हैं कभी कभार किसी लोगों को मारा जा रहा है बुरी तरीके से, हम कहते हैं पागल हो क्या, ये कोई मानवता भरा व्यवहार है? मतलब आप मानव के साथ मानव वाला व्यवहार करना ही मानवता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि हम सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सही है या गलत है, तो एक बार बस आंख बंद करके ये सोच लेना, अगर कोई यही शब्द मुझे आकर के बोलता तो मुझे कैसा लगता। अगर आपको उन शब्दों से बहुत बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो आप दूसरे व्यक्ति को बोल दीजिए। अगर वही शब्द आपको सुनने में मिले और आपको खुशी होती है, तो मतलब फिर आपने मानवता वाला व्यवहार करा। और आपको लगे यार कि अगर कोई यही बात मुझे आकर करके बोल देता तो फिर मुझे कैसा लगता, मतलब मैंने उसको गलत बोला है, मानवता वाला व्यवहार नहीं है। हम किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव करें, मानवता वाला व्यवहार नहीं है। हम किसी को किसी छोटी सी गलती के लिए बड़ा जलील कर दे, मानवता वाला व्यवहार नहीं है।
तो मानवता की रक्षा होनी चाहिए। और मानवता की रक्षा कब होगी? मानवता का आधार कौन? मानव, ह्यूमन। ह्यूमन होंगे तभी ह्यूमैनिटी होगी, नहीं तो फिर मानव से मानव जैसा मानव नहीं बचा तो व्यवहार कैसा भाई? इसलिए कहा जाता है कि मिलजुल करके रहो, लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं। यही मैसेज पूरी दुनिया को हमेशा भारत ने दिया है कि शांति के मार्ग से चलना चाहिए, युद्ध के मार्ग से नहीं। तो मानवता की रक्षा हो, ह्यूमैनिटी को बचाया जाए, और जब मानव बचा जाएगा तो पूरा विश्व सुरक्षित होगा। तो ये अपारंपरिक धारणा की बात हो रही है। और यहां विश्व सुरक्षा की बात क्यों करी गई है, वर्ल्ड सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात क्यों करी गई है? क्योंकि हम अपारंपरिक धारणा में कुछ ऐसे मुद्दों को कवर करेंगे जो सिर्फ एक देश के हाथ में नहीं है कि एक देश उनसे निपट लेगा तो ठीक है, वहां पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। आज भारत पे पाकिस्तान अटैक कर दे तो ये भारत की जिम्मेदारी है कि भाई भारत खुद की रक्षा खुद करे। अमेरिका पे कोई अटैक कर दिया, अमेरिका की जिम्मेदारी। रशिया पे कोई अटैक कर दिया, रशिया की जिम्मेदारी है। वहां पे पूरी दुनिया का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी कोई रोल नहीं। पर यहां पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं पारंपरिक धारणा में, जब हम विश्व सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरी है कि हम पूरे विश्व को मिलकर करके वहां पर काम करना पड़ेगा। पूरे विश्व को मिलकर करके वहां पर काम करना पड़ेगा, तभी सुरक्षित हो पाएंगे, तभी मानव की रक्षा हो पाएगी और तभी विश्व की सुरक्षा हो पाएगी। और कैसे है, किस प्रकार से विश्व को इफेक्ट करता है, ये चीज अभी मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। अभी जो दोनों संदर्भ है, किस प्रकार से जो पूरे विश्व में खतरों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो किस प्रकार से बदल रहा है, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर जोर देते हैं। तो अब इस खतरे के नए स्रोत में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बनवा देता हूं। हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले आतंकवाद। आतंकवाद या टेररिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, आतंकवाद। आतंकवाद के बाद जब हम चर्चा करेंगे, दूसरा है मानवाधिकार उल्लंघन। मानवाधिकार उल्लंघन। अब हम सभी जानते हैं कि मानव को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उनका उल्लंघन हो जाए, उनका वायलेशन हो जाए, वो ना मिले तो मानवाधिकार उल्लंघन के बाद हम चर्चा करेंगे वैश्विक निर्धनता की। वैश्विक निर्धनता, ग्लोबल पॉवर्टी बेटा, मतलब जो पूरे विश्व में जो गरीबी है उसकी चर्चा हम लोग यहां पे करेंगे, वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता के बाद एक जो बड़ा मुद्दा है वो है प्रवास का, माइग्रेशन का। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, उस माइग्रेशन की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे वैश्विक तापवृद्धि की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने आतंकवाद, मानवाधिकार उल्लंघन, वैश्विक निर्धनता, प्रवास, वैश्विक तापवृद्धि, और एक और बड़ा मुद्दा है। एक और बड़ा मुद्दा है, क्या है वह बड़ा मुद्दा? आपने और मैंने कुछ सालों पहले ही देखा है, और उस पर हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर से कि हम वहां से बच करके निकल के आ गए। क्या आवाज? कोरोना। हाँ, वेरी गुड। क्या है? महामारी बेटा, महामारी। तो ये जो 6 बड़े मुद्दे हैं, ये 6 बड़े मुद्दे खतरे के नए स्रोत आज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सोर्सेस ऑफ न्यू टेरर जो है वो आज हमें देखने को मिलते हैं। बट आज के लेक्चर में सारे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं बनानी है, अपन को आपके दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट रखना है। और स्पष्ट रखने के लिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, अपना क्या टारगेट, 0% डाउट और 100% मार्क्स। और उस 0% डाउट और 100% मार्क्स के लिए क्या जरूरी है कि दिमाग में खिचड़ी ना बने, पर घर में हफ्ते में 1-2 बार खिचड़ी बननी चाहिए। हमें ज्यादा चपातियां भी नहीं ठूसनी चाहिए, वो शरीर के लिए अच्छी होती है। पर जब टीचर पढ़ाए और जब दिमाग में खिचड़ी बने, तो दिमाग वाली खिचड़ी अच्छी नहीं है, कुकर वाली खिचड़ी अच्छी है, वो खाओ और मस्त रहो। ठीक है ना, यहाँ तो अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम जो कवर करेंगे, आतंकवाद को कवर कर लेंगे, मानवाधिकार उल्लंघन की चर्चा कर लेंगे, हम वैश्विक निर्धनता की कर लेंगे, प्रवास की चर्चा कर लेंगे। इनकी जिक्र जो है हम आज कर लेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मतलब इसमें लगभग 2 लेक्चर्स और आएंगे बेटा, 2 या 1, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद हमारे 2 चैप्टर बाकी है, उन 2 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर पूरा कोर्स अपना खत्म हो जाएगा। तो अब एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरू करते हैं आतंकवाद से। आतंकवाद या टेररिज्म, ये वह शब्द है बच्चों जो बहुत सी बार सुना जाता है। क्या है ये टेररिज्म, इसको जानते हैं। आतंकवाद क्या है? देखो, आतंक का मतलब, टेरर का मतलब ही डर होता है। ठीक है, मतलब, और वाद जहां पे लग जाता है वो विचारधारा को दर्शाता है। आतंकवाद, टेररिज्म ये दर्शाता है कि लोगों में डर का भाव पैदा कर दिया जाए, वह आतंकवाद।
मतलब वहां के लोग, वहां की जनता हमसे डरे, ये आतंकवाद है। और ये क्या करते हैं जो आतंकवादी होते हैं, वो सरकार को अपनी मांगे बनवाने के लिए किस पर हथियार रखते हैं, जनता पर हथियार रखते हैं कि जनता को डराएंगे, जनता को दबाएंगे तो सरकार ऑटोमेटिकली झुक जाएगी। तो इस आतंकवाद की जिक्र करते हैं। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। आतंकवाद का जो आशय है वो किससे, राजनीतिक खून खराबे से, मतलब जो खून खराबा होता है, लोगों को मारा जाता है। और यहाँ पर राजनीतिक शब्द क्यों लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी होते हैं वो अपनी डिमांड्स फुलफिल करवाने के लिए, सरकार से अपनी डिमांड फुलफिल करवाने के लिए उस देश में खून खराबा करते हैं, वहां पर अटैक करते हैं, ठीक है, और बिना किसी मुरव्वत, मतलब बिना कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी नागरिकों को अपना निशाना बना लेते हैं। सैन्य संघर्षों में तो ज्यादातर क्या होता है कि सेना ही भिड़ती है, बहुत रेयर केसेस में नागरिकों को अटैक करा जाता है। पर ये आतंकवादी जो होते हैं, जो आतंकवाद की विचारधारा पर चलते हैं, ये आतंकवादी क्या करते हैं, ज्यादा जो टारगेट करते हैं वो किसको करते हैं, नागरिकों को करते हैं। आज विश्व के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में आतंकवाद है, टेररिज्म है। आज बड़े से बड़े सभी जो देश हैं वो सब सैन्य संघर्षों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, शांति सहयोग कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी भूमिका निभा रहा है। परंतु अब पूरे विश्व के सभी देश के नेताओं के बीच में एक बड़ी चिंता क्या है, वो है आतंकवाद की, कि ये जो आतंकवाद है ये किस प्रकार से खत्म हो। और जो आतंकवाद को जो पनाह दी गई है, आतंकवाद को सपोर्ट करा है कुछ लोगों ने, विश्व के कुछ लोगों ने सपोर्ट करा है, कुछ देशों ने सपोर्ट करा है, उन्होंने सपोर्ट कर करके उस आतंकवाद को पनाह दी और आज आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनकर करके बैठा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पे कई देशों के नागरिक हैं। अब अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मतलब क्या होगा, जो एक से ज्यादा देशों में व्याप्त हो, मतलब एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पे कई देशों के नागरिक हैं, कई देशों के नागरिक हैं, वो काफी देशों के नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह से बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। अब देखिए, कोई भी राजनीतिक संदर्भ या स्थिति अगर इन आतंकवादियों को पसंद नहीं आती है, नापसंद होता है, मतलब उनको कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ भी विश्व में कहीं होता है या किसी देश में कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है और उनको लगता नहीं साहब तो ठीक नहीं है, ये तो मतलब जो हमारा इरादे हैं उन इरादों के हिसाब से पॉलिसी ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे, या तो बल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब वहां अटैक कर देंगे और कर देंगे, लोगों को मारेंगे इस प्रकार से, या बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहेंगे, मतलब नहीं तो धमकी देंगे, देखो अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो हम इस प्रकार से एक बड़ा एक्शन हम ये लेंगे, ऐसी धमकियां दी जाती है। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों तथा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। अब जनमानस को आतंकित करने के लिए, ठीक है, उनको डराने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। अब जनमानस में क्या है कि जनता में ये डर बिठा दे कि देखो साहब क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करेगा, उन जनता के जो नागरिक है, देश के नागरिक होते हैं, उनको टारगेट करते, देखो अगर सरकार ने हमारी ये मांग नहीं मानी तो हम इतने नागरिकों को मार देंगे, या हमने इनको पकड़ रखा है, इनके ऊपर हम कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती। मतलब उनकी जिनसे जो मांग मनवानी होती है उसके लिए वो टारगेट किसको करते हैं, देश के नागरिकों को करते हैं कि वहां के नागरिकों को पकड़ा जाए। क्योंकि कारण क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उन लोकतांत्रिक सरकारें किसके लिए हैं, देश की जनता के लिए। उनके लिए सबसे जो बड़ी पूंजी है वो देश की जनता है। और ये बात आतंकवादी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया सबसे जो मतलब कमजोर नब्ज होती है सरकार की, वो जनता होती है, उसको पकड़ लो, क्योंकि जनता के बिना सरकारें अधूरी है, सरकार करेगी जनता के नाम पर। तो इसलिए क्या है कि जनता को, वो नागरिकों को टारगेट कर लेते हैं और सरकार से अपनी जो गलत मांग होती है वो पूरी करवाते हैं। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण देखो, अब आतंकवाद के उदाहरण देखो, विमान अपहरण, मतलब जो एरोप्लेन जाते हैं उनको क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, मतलब विमानों में पहले चढ़ जाएंगे सही नाम से उनसे, और फिर बाद में क्या करेंगे, बंदूकें निकाल करके विमान को कहीं बीच स्टॉप पे अपना जहां अड्डा होता है वहां ट्रांसफर करवा देते और रोक लेते, उसको पूरे विमान को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। और सरकार को ये कहेंगे कि अगर आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, अगर आपने ये जो मांग हम रख रहे हैं इसको पूरा नहीं करा, तो इतने सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान का अगर कोई जवाबदेही होगा तो आप होगा, नहीं तो हमारी मांग मान लो, हम इनको आजाद कर देंगे। भीड़ भाड़ी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर बम लगाना, और जहां भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, मतलब बहुत ज्यादा जनता होती है, सार्वजनिक जगह जो होती है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया है, बस स्टैंड हो गया है, या कहीं पर कोई पार्क वार्क है, वहां पर पता है भाई लोग रेगुलर यहाँ पर आते हैं, या कोई बहुत ज्यादा पब्लिक वाला एरिया, कोई ऑफिस हो गया, कोई स्कूलों का एरिया हो गया, ऐसी जगह वो क्या कर देंगे, बम लगा देंगे।
और सरकार को समय देंगे कि देखो भैया 12 घंटे के अंदर वो बम इस प्रकार से ब्लास्ट हो जाएगा और इतने तुम्हारे लोगों की जान चली जाएगी, अगर तुम नहीं चाहते हो कि ऐसा हो तो इसलिए तुम हमारी ये मांग मान लो। तो इस प्रकार से आतंकवादी क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और जनता को, नागरिक को टारगेट करके सरकार पर दबाव बना करके सरकार से अपनी नाजायज गलत जो मांग है वो पूरी करवाते हैं। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। तो 11 सितंबर 2001, ठीक है, कब की बात है, 11 सितंबर 2001। इसको 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। 9 मतलब मंथ और 11 जो है वो तारीख है। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। किसने बोला है, आतंकवादियों ने बोला है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बोला है। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकार आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगी। जब अमेरिका पर अटैक हुआ तब दुनिया की आंख खुली, अरे 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 साहब, हाँ ये भी समस्या है, आतंकवाद भी समस्या है। मतलब बड़े देशों ने, विकसित देशों ने खुद की समस्या को विश्व की समस्या बना करके रखा है। वैसे आतंकवाद सच में सबके लिए समस्या है और इसको खत्म करना चाहिए। और भारत सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा इस बात पे रही है कि पूरे विश्व में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, पूरे विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, मानव की रक्षा होनी चाहिए, विश्व की सुरक्षा होनी चाहिए। और उसके लिए भारत को जो भी करना होगा उसके लिए भारत तैयार है। भारत ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार बोल रही, चाहे वो यूएनओ का हो, चाहे ब्रिक्स का हो, चाहे सार्क का हो, हर जगह यही की बात बोली कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारी सरकारें पूरी प्रकार से डेडिकेटेड है, प्रतिबद्ध है। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातीन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई है। तो आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व में, ठीक है, यूरोप में हुई है, लातीन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में भी हुई है, दक्षिण एशिया में भी हुई है, साउथ एशिया में भी काफी आतंकवाद की घटनाएं होती। तो यह पहला जो डर है वो किसका था, आतंकवाद का, ठीक है, आतंकवाद है, उसको खत्म करने की एक बड़ी चुनौती आप देख सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं मानव अधिकार, या जब हम ये कहते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए, जैसे मैंने अब भी आप लोगों को कहा, दो बातें कही। पहली बात तो मानव का सम्मान इसलिए हो वो मानव हो, इसलिए नहीं कि वो विशेष पद पर बैठा हुआ है, वो विशेष एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसलिए कभी किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये कही कि सेना से ज्यादा देश की सरकारें लोगों को मार देती है, उन पर अत्याचार करती है। तो किस प्रकार से वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करके, कि मानव को किसी प्रकार का अधिकार नहीं देना। देखो शब्द को बड़े ध्यान से देखो, मानव वाले अधिकार, ऐसे अधिकार जो किसको मिलने चाहिए, मानव को मिलने ही मिलने चाहिए, ह्यूमन को मिलने ही मिलने चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है उस पे चर्चा है। और हम देख चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भैया मानव अधिकारों के लिए काम होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स पे बड़ा काम हो। कुछ ह्यूमन राइट्स के चार्टर तैयार करे गए हैं कि साहब ये जो है पूरा सभी नागरिकों के, पूरे विश्व के सभी नागरिकों को ये अधिकार, ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। और उन्होंने आयोग बनाया इस चीज के लिए। और फिर बाद में 1993 में भारत की सरकार ने भी एक्ट पास कर करके NHRC बनाया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया। फिर से यहाँ पर मिसाल जाती है कि भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ की हर नीति को समर्थन कराया है और भारत ने सदैव शांति, पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और अपने देश में सभी मानवों को अधिकार देने के लिए भारत सरकार सदैव प्रतिबद्ध या डेडिकेटेड रही है। तो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मानव अधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया। 3 कोटियों का मतलब क्या है, 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुपों में रखा गया। हो सकता है कि आपको लगे कि मानव अधिकारों की इससे कहीं ज्यादा कोटियां हो सकती है, लेकिन इन 3 कोटियों से मानव अधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। देखो अब आप हो ज्ञानी लोग, ठीक है, और मैं और किताब वाले हैं अज्ञानी ठीक है ना, इसीलिए किताब वाले ने बोला देखो आप लोगों को लग सकता है, ये मेरे लिए भी नहीं कह रहा, मैं तो साइड में हूँ ये तो आप लोगों के लिए कह रहा है कि बच्चा पार्टी आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि किताबें किसके लिए बनी है, बच्चों के लिए बनी है, हमारे लिए थोड़ी बनी है हमने तो पढ़ ली जब पढ़नी थी। तो ये कह रहा है कि मानव अधिकार की 3 कोटियां है, पर इसके अलावा आपको लग सकता है कि और भी हो, पर अभी के लिए ना ये 3 पढ़ लो, वो ये कह रहा है तो इसके अलावा आपको लग सकता है कि और भी कोटियां हो, और भी कैटेगरी हो, बट मानव अधिकार के विषय की जो चर्चा की शुरुआत होती है वो इन 3 से ही होती है। तो इसलिए पहले भी इन 3 को पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और बाद में फिर आगे जीवन में जाकर के आपको लगे नहीं साहब मानव अधिकार में 1-2 कोटियां और जोड़नी चाहिए थी, तो आप जोड़ दीजिएगा। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। तो सबसे पहले कैटेगरी जो है वो है राजनीतिक अधिकारों की।
मतलब हर व्यक्ति को राजनीतिक जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। ये राजनीतिक अधिकारों में सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी नहीं आती है। इन राजनीतिक अधिकारों में वोट देने की आजादी, सबसे बड़ा हथियार जो है वो मताधिकार है। मताधिकार सबसे बढ़िया हथियार है, ठीक है। वोट देने की आजादी हो, चुनाव लड़ने की आजादी भी होनी चाहिए। वोट देकर के आप किसी को चुन रहे हो, वो ठीक है देते, पर मैं भी तो चुन करके जाना चाहिए, कभी ऐसा मौका भी मिले तो। आपको चुनाव लड़ने की आजादी हो, आपको पार्टी बनाने की, दल बनाने की आजादी हो। यहाँ पे पार्टी वो वाली नहीं है, ठीक है, मजे करना, हाँ तू कल 2 पेटीज ले आई हो, तू 100 रुपए लाई हो, अपन पेप्सी ले आएंगे ऐसे, फिर मिलकर के सारे दोस्त पार्टी करेंगे, वो वाली पार्टी नहीं। चुनाव वाली पार्टी, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है। ऐसे पार्टी बनाने का अवसर मिलना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक अधिकारों का मतलब क्या होता है कि देश में जो सत्ता है, जो शासन है, उसकी कार्य प्रणाली में भागीदार हो सके। मतलब सरकारें क्या कर रही है ये बात उनको पता हो, और सरकारें जो गलत कर रही है उसका विरोध कर सके, जो सरकार अच्छा कर रही है उसका पक्ष कर सके। मतलब सरकार के हर काम में हम अपनी भागीदारी दे सके। इस प्रकार के जो अधिकार हो उनको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक अधिकार कहते हैं। अभी अभिव्यक्ति की आजादी क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकार ने क्या अच्छा करा, क्या नहीं करा, ये मुझे बोलने की आजादी हो, अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने की आजादी हो, तभी तो मैं बता पाऊंगा भैया, और नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? सभा करने की आजादी, अब मुझे तो पता है सरकार गलत कर रही है, या मुझे पता है कि सरकार अच्छा कर रही है, तो फिर मैं लोगों को कैसे बताऊंगा अगर आपने मुझे मीटिंग करने का ही मौका नहीं दिया, सभा करने की आजादी नहीं दी। अब मेरे सभी प्यारे 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 बच्चों ने कक्षा 11 में भारत के संविधान की किताब पढ़ी होगी, और उसमें पढ़ा होगा कि भारत का संविधान, ये जो दोनों यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, आर्टिकल 19 में ये अधिकार देता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमारा भारत का संविधान ऑलरेडी मानव अधिकारों के ऊपर टिका हुआ है। मानव अधिकार बहुत अच्छे से हमारे भारत के संविधान ने दिए हैं, और हमें, मतलब आपको जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको और मुझे तो पता ही है कि अपने पास 6 कौन से मौलिक अधिकार है। पता है ना? कमेंट बॉक्स में बताना कि पता है या नहीं पता है। ये जैसे आपको तस्वीर दिखाई है, राइट्स की जस्टिस है होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सब। दूसरी कोटि है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। चलो भैया, अब राजनीतिक अधिकार तो मिल गया, पॉलिटिकल अधिकार तो मिल गया, पर सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। आर्थिक और सामाजिक अधिकार का मतलब क्या है? आर्थिक अधिकारों में मैं ऐसा मानता हूं कि इतना धन तो मेरे पास होना ही चाहिए कि जिससे कि मैं मेरे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लूं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिले एक समान, ठीक है ना? ये अपना नारा है, कोई ऐसे दूसरों को छुड़ाया हुआ नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिले एक समान, ही तो मिलना ही चाहिए। तो इतना तो धन मेरे पास हो ही हो। और सामाजिक अधिकारों की चर्चा करूं, मतलब समाज में जितने भी लोग हैं उनको सब में समानता होनी ही होनी चाहिए। किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लिया है, इस आधार पर उनके साथ गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए। उनको समाज में सम्मान वाले जो अधिकार है वो भी मिलने चाहिए। तो दूसरा यह है आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, ठीक है। तीसरी कोटि क्या है? अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। और तीसरी कोटि जो है, तीसरी कैटेगरी है उपनिवेशीकृत जनता, मतलब ऐसी जनता जिसको किसी देश ने गुलाम बना रखा है, उपनिवेश कर रखा है, जैसे कि कुछ काफी समय तक ब्रिटिशर्स ने भारत को करा था। तो उपनिवेशीकृत जनता, इसके अलावा कोई जातीय या मूलवासी अल्पसंख्यक हैं, मतलब किसी देश में किसी भी जातीय आधार पर, जातीय आधार मतलब भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उनके अधिकार आ जाते हैं। तो 3 कौन कौन से? राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक सामाजिक अधिकार, और तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो अब अपन अपने भारत के संविधान की बात कर ले। पहला बता दिया, स्वतंत्रता के अधिकार के सारे दे रहा है। आर्थिक और सामाजिक अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर करके आर्टिकल 18 तक दिए या नहीं दिए? दिया ना। समानता का अधिकार, कि भाई सब समान हो, सभी को बराबरी के अधिकार है। उसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार की व्यवस्था करी भारत के संविधान ने आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 और 30 में देखिए बच्चों, आपको पॉलिटी में क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको कुछ चीजें कहता हूं जो आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं ये पता होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है बच्चों, मतलब जब एक कॉलेज के स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि भाई देश के में 6 मौलिक अधिकार कौन से, उनको नहीं पता होता। बड़े दुख की बात है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो यार उनके पास।
जिस देश में हम रह रहे हैं और उस देश की पूरी कानून व्यवस्था सब कुछ संविधान से टिका हुआ है, और वह संविधान जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरे विश्व के सबसे बेहतर संविधानों में से एक है, उस संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए आपको वो नहीं पता, बड़े शर्म की बात है। तो इसलिए, और आप तो पॉलिटिकल के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं, यह आप बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में संसद क्या काम करती है। संसद में, लोकसभा में लोग किस प्रकार से चुन करके जाते हैं, राज्यसभा में किस प्रकार से चुन करके जाते हैं, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति जी क्या काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या काम करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको जरूर याद रखनी ही चाहिए कि हमारा सिस्टम ऐसा सिस्टम है। मतलब आप कहीं पर बोलो, आप कहीं पर बताओ, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जैसे मैंने इन अधिकारों की चर्चा करी तो मुझे याद आ गया कि हाँ साहब हमारे संविधान में तो है, तो इसी प्रकार से आपको भी सब कुछ याद रहना ही चाहिए, टिप्स पे रहना चाहिए। ये जो तस्वीर दिखाई गई है वो सामाजिक रूप से एकता की दिखाई, कि हम सभी समाज में अलग अलग लोग रहते हैं और हमें सभी को एक रहना चाहिए। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाए, या इन अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। देखो, ये जो वर्गीकरण करा गया है, मतलब ये जो 3 कोटियों में बांटा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर तो सभी सहमत है कि हाँ, बात तो बढ़िया बोली है, बहुत अच्छी है। राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक सामाजिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, तीनों बातें बढ़िया है। जो डिवीजन करा है, क्लासिफिकेशन करा है, बहुत अच्छा करा है, नो डाउट, सारे के सारे सहमत है, 100% मार्क्स आ गए मतलब इनके। परंतु समस्या कहां फंस रही है? समस्या यहां पर फंस रही है कि कौन सी कोटि के अधिकार को, मतलब राजनीतिक अधिकारों को हम सार्वभौम मानव अधिकार कहें, मतलब ऐसे अधिकार जो कि सार्वभौम, यूनिवर्सल हो, मतलब सबको ही मिलने चाहिए, जो सारी जगह एप्लीकेबल हो, चाहे देश कोई सा भी हो, सीमाएं कोई सी भी हो, सारी जगह वो लगने चाहिए। ऐसे मानव अधिकार की संख्या किसको दे? राजनीतिक अधिकारों को, आर्थिक सामाजिक अधिकारों को, और या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह था कि अगर मान लो इन मानव अधिकारों का उल्लंघन हो गया, किसी देश ने उल्लंघन कर दिया, वो कोई देश ऐसा है जो नहीं दे रहा राजनीतिक अधिकार, क्या कर लेगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी? क्या बिगाड़ लेगी भाई? कोई नहीं दे रहा सामाजिक और आर्थिक अधिकार, कर रहे हैं वो बहुत भेदभाव, क्या कर लेगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी? अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल रहा है किसी देश में, क्या कर लेगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी? ये बड़ा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का मतलब यह है कि विश्व में जो बाकी के देश हैं और जो बड़े बड़े संगठन हैं वो क्या करेंगे? सवाल है, यहां पर चैलेंज नहीं है अपना, सवाल है कि क्या करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब हम पढ़ रहे थे तब भी ये बातें आई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का रोल है, तो क्या रोल है? क्या वहां की सरकार को समझाएगी? वह समझने वाली होती तो वो पहले ही समझा कर बैठ जाती। तो क्या करेगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी? उनका रोल बड़ा जरूरी है। 1990 के दशक से कुछ घटनाएं, मसलन रवांडा में जनसंहार हो रहा है, एक खंडा नहीं है, ठीक है, ये पहले र लिखा गया है फिर वांडा लिखा गया है, ठीक है ना, देश का नाम है। रवांडा में जनसंहार मतलब जनता को मारा गया। कुवैत पर इराक का हमला, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र को मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब दुनिया में कुछ भी होगा, नजर कहां जाएगी? संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ जाएगी। क्या कर रहे हो यूएनओ भैया, क्या कर रहे हो? बैठ तो गए बना तो दिया आपको 1945 में, आप करोगे? चलो करो, क्या करना है बताओ। तो इनको हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए इन मामलों में या नहीं करना चाहिए, वो अभी चर्चा चल रही है। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। वाह 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 वाह। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, जो इंटरनेशनल जो पूरी कम्युनिटी है, अगर कहीं पर जनसंहार होता है, अगर कहीं पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हथियार उठा सके। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार कुछ लोगों का कहना है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। और दूसरी तरफ कुछ का तर्क यह भी है कि ताकतवर देशों के हितों के अनुसार वो निर्धारित करेगा कि कहां उसको कार्रवाई करेगा और कहां नहीं करेगा। ये बात सही है। जैसे ताकतवर देश के रूप में अमेरिका, और अमेरिका में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिस है, तो हो सकता है कल को कि अमेरिका के हिसाब से वो काम करे। दूसरी बात क्या होता है, ये जो बात कही गई कि हथियार उठा ली जाए, कभी कभार क्या होता है कि कुछ देश, बड़ी शक्तियां किसी को बदनाम करना चाहती है तो दिखा देगी झूठी खबर, देखो साहब वहां पर है ना इस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर
अपनी आर्मी के द्वारा अटैक करवा देगी, साहब हमने इसलिए करा क्योंकि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये गलत है, हथियार तो नहीं उठाने चाहिए, शांति से बात होनी चाहिए, ठीक है ना, युद्ध नहीं, शांति चले जब बढ़िया। चलिए अब तीसरा में आ जाते हैं वैश्विक निर्धनता, ठीक है। अगले जन्म मोए गरीब ना पैदा कीजो, ठीक है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो गरीबी की है, ठीक है। गरीबी में जीवन बिताना जीना एक बड़ी समस्या है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बच्चों कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जीवन में, कि आप हो चाहे मैं हूँ कोई भी हो, कभी पर्सनली मत लीजिएगा। अपन सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास 2 वक्त का खाना समय पर हमें मिलता है, ईश्वर ने हमें दिया है। हमारे पास इतने अवसर हैं कि हम इतना कमा सकते हैं कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। 2 क्यों 4 का ही मिलता है अपन को, तो सुबह भी खा लिए, दोपहर में भी खा लिए, फिर शाम को चाय बिस्किट का नाश्ता भी कर लेते हैं और रात को अच्छा खाना भी खा लेते हैं। इस वक्त का खाना, आराम से इतने कपड़े हैं कि अपन महीने भर आराम से साल 2 साल 3 साल तक उन कपड़ों से जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी। सर ढकने के लिए छत है अपने पास, तन ढकने के लिए कपड़े हैं, एजुकेशन मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा सब बेहतर मिल रहा है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ना मकान है, सुबह का खाना खा लिया तो शाम का पता नहीं, तन पे ढकने के लिए 1-2 ड्रेसें हैं तो है नहीं, तो वो भी नहीं, वो भी दूसरों के द्वारा आई हुई। तो ये गरीबी वाला जो जीवन है ना, ये बड़ा दुखद जीवन होता है, और ऐसा जीवन किसी को भगवान ना दे, ऐसी ही अपनी मनोकामना है। अब ये जो निर्धनता है, ये जो गरीबी है, ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश में या 2 देशों में, ये वैश्विक निर्धनता है, ये ग्लोबल पॉवर्टी है। मतलब पूरी दुनिया में ही है बच्चों, ये पूरी दुनिया में ही लोग क्या है, गरीब है, ये ग्लोबल पॉवर्टी। अब देखो आतंकवाद था, तो आतंकवाद से भी पूरी दुनिया मिलकर करके लड़ेगी, तभी आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है, तो पूरी दुनिया ये तय कर ले कि साहब नहीं, अब हम हमारे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे, तो ही हम मानव अधिकारों को सही कर सकते हैं। और तीसरा वैश्विक निर्धनता है, तो ये गरीबी है, तो इस गरीबी को हम सबको, पूरे विश्व को मिलकर के ही दूर करना होगा कि सही प्रकार से उन लोगों का विकास करा जाए, आर्थिक विकास उन लोगों का हो। आइए देखते हैं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ पहुंच जाएगा। 760 करोड़ लोग आज पूरे विश्व में हैं और 21वीं शताब्दी के मध्य तक का मतलब 2050 तक कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में है। देखिए अब ये जो जितनी भी जनसंख्या है उसका 50% जो इलाका है, मतलब वो 6 देशों में है। भारत एशिया, चीन एशिया, पाकिस्तान एशिया, नाइजीरिया अफ्रीका, बांग्लादेश एशिया, इंडोनेशिया एशिया। इन 6 देशों में से 5 देश तो जो हैं वो कहाँ के हैं बच्चों, एशिया के हैं, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और एक जो देश है वो कहाँ का है, अफ्रीका का है, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के देशों में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इस अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। अब अनुमान है कि अगले जो 50 साल हैं, आने वाले जो 50 साल हैं, उन दुनिया में सबसे जो गरीब देश हैं उनमें जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी। मतलब अगर आज उस देश में 100 लोग हैं तो 50 सालों के बाद वहाँ पे जो जनसंख्या हो जाएगी वो 300 हो जाएगी। और जो धनी देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या घटेगी, कम होगी। मतलब अगर कहीं पर 100 लोग हैं अभी, तो फिर आने वाले समय में बढ़ेंगे तो सही, पर उतनी जो रेट है वो रेट और भी कम रेट से ही बढ़ेंगे, घटेगी जनसंख्या। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूह को और धनी बनने में मदद मिलती है। अब देखिए यहाँ तक की बात को समझिएगा आप लोग। अब क्या होता है कि जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। जो धनी देश है उनका समझिए, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन जनसंख्या कम है तो वहां पे क्या करते हैं कि वह प्रोडक्शन हो गया और हो गया सब कुछ। इस जनसंख्या के कारण पर कैपिटा जो इनकम है, मतलब हर व्यक्ति की जो इनकम है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। तो पॉपुलेशन कम है तो संसाधन जो है वो सबको ठीक ठाक मिल जाते हैं, उससे अच्छा काम चलता रहता है, तो इनकम उनकी बढ़ती है। तो इसलिए और भी धनी वो देश बनते जाते हैं। पर दूसरी तरफ देखें, जो गरीब देश है वहां पे प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न है, बहुत कम है, और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए क्या होता है, वो और गरीब बनते जाते हैं। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है।
दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। देखिए, अब आप विश्व, ये पूरा विश्व है, ठीक है, ये पूरा हमारी पृथ्वी है, और आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, 10 तक भी पढ़ ही रखा होगा। ये 0 डिग्री से एक लाइन निकलती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। एक काल्पनिक रेखा है, खिंची हुई नहीं है, ये तो एक वैज्ञानिकों ने इसे खींच दी थोड़ा सा ठीक ठाक मेजरमेंट करने के लिए। तो अब इससे क्या हुआ, इस रेखा से 2 गोले बन गए, ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी, और ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोला अर्ध, गोला तो क्या होता पूरा, और गोले का अर्ध आधा हिस्सा, तो ये आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। तो अब जो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे तो असमानता अच्छी खासी बढ़ी है, किसी ने काबू भी किया है और कोई इतना काबू नहीं भी कर पाया। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब उदाहरण के लिए देखो, सबसे ज्यादा हथियारों वाले जो संघर्ष होते हैं वो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणवर्ती इलाका है, मतलब ये अगर आप सहारा मरुस्थल देख रहे हो तो यहाँ का वाला जो इलाका है इसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। और 21वीं सदी के शुरुआती समय में यहाँ पे काफी युद्ध हुए और सबसे ज्यादा लोग यहाँ मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अब यहां से देखो, प्रवास, पलायन की समस्या भी और निर्धनता समस्या दोनों जुड़ गई है। दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनमें क्या है, ज्यादा गरीबी है, ठीक है, वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, इनकम कम है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में चले जाते हैं। अब भारत कौन से गोले में आता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत अमीर है, भारत विकसित है, भारत ताकतवर है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले जो है वो क्या है, इनमें चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे अच्छे काम धंधे के लिए इनके लिए प्रवास करते हैं, और इससे अब राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है कि साहब हमारे देश में क्यों, हमारे देश की क्यों जनसंख्या बढ़ा रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसे मुद्दे उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कायदे जो अपने मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, भेद करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ कायदे कानून बना रखे हैं। देखिए, अब जैसे अप्रवासी या जो माइग्रेट होता है वो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी के कारण देश छोड़ करके चले जाते हैं या एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आज मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अच्छे मौके नहीं है, तो मैं दूसरे राज्य में चला जाऊं, तो ये जो अंतर हमारा जो है, मतलब देश के अंदर अंदर ही मेरा पलायन हुआ है। और अगर मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब मुझे उस देश में चले जाना चाहिए, वहां ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहां ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे, तो वो क्या है, मेरा पलायन है, वो मैं अपनी मर्जी से छोड़ करके गया हूं, कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है। और शरणार्थी कौन होता है, शरणार्थी जो युद्ध में, प्राकृतिक आपदा में, एक क्या कोई राजनीतिक उत्पीड़न, मतलब उनको मारा पीटा जा रहा है, उन सब के कारण अपने स्वदेश को, अपने देश को छोड़ करके दूसरे में जाते हैं। जैसे आपने देखा 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो बांग्लादेश से 80 लाख लोग भारत ट्रांसफर हुए। श्रीलंका में तमिलों का जब मुद्दा उठा तो वहां से काफी लोग भारत पहुंचे। तो ये युद्ध में या किसी प्रकार का उनको दुख दिया जाता है अपने देश में, तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उनको शरणार्थी कहा जाता है। हम समझते इस तरीके से, मैं इस तरीके से बच्चों को समझाता हूँ। शरणार्थी का मतलब में क्या है, शरण में चले जाना। जैसे हम भगवान को क्या कहते हैं, ए भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, और हम शरण में कब जा रहे हैं, भगवान के, जब अपन में दुख पड़ रहा है, हे भगवान मुझे ठीक करना, प्रभु ठीक करना, आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान मेरा वहां पे कल इंटरव्यू अच्छा करवा देना, खूब धन कमवा देना, मैं तेरी शरण में आया। जब हमें लगता है तभी हम शरणार्थी बनते हैं, वैसे तो नहीं कौन। और जो वैसे जाते हैं वही भगवान के प्रिय होते हैं, जो रेगुलर जाते हैं, रेगुलर भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि नहीं भगवान जो दे रखा है बहुत दे रखा है, तेरा शुक्रिया है। सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें आप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती है। तो जनरली क्या है, ऐसा मान लिया जाता है कि शरणार्थियों को तो फिर भी थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है जब तक स्थितियां ठीक ना हो, पर जो आप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ करके आते हैं तो फिर उनको तो कैसे रखेगा। और जनरली इनमें भी क्या है बेटा कि अभी आपने क्लास 11th की पॉलिटी में राजनीतिक सिद्धांत में नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक देश से जब दूसरे देश व्यक्ति जा रहा है तो कोई भी देश जनरली अपने देश की क्यों तो जनसंख्या बढ़ाना चाहेगा। और अब उसमें भी क्या होता है कि कोई मतलब क्रीम वाला व्यक्ति है, मतलब अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति, तो उसको तो अपना लेंगे, हाँ साहब आप तो हमारे देश में आ जाइए। पर जो गरीब होता है, जो अफसर चाहता है, उसको कोई भी नहीं अपनाता है। तो यहाँ पे जैसे तस्वीर दिखाई है लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की।
शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्र सीमा के भीतर ही है उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। अब देखिए, शरणार्थी तो अपनी जन्मभूमि मतलब अपने देश को छोड़ देते हैं, पर जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही है तो उसको क्या है, आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है। तो वो आंतरिक रूप से इंटरनली क्या हुआ, विस्थापित हुए, अपना जगह छोड़ चुके हैं। 1990 के दशक की शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण है। तो कश्मीरी पंडित को जब कश्मीर से हटाया गया था, कश्मीरी घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो वो क्या है, आंतरिक रूप से विस्थापित है, वो देश की ही सीमाओं के अंदर है पर कश्मीर छोड़ना पड़ा उनको। तो ये अपने प्रवास के बारे में पढ़ा, वैश्विक निर्धनता के बारे में पढ़ा, मानवाधिकारों के बारे में पढ़ा और आतंकवाद के बारे में पढ़ा। ये इस प्रकार के जो 4 नए खतरे के स्रोत थे वो हमने कवर कर लिए हैं और इसी के साथ जो अपना आज का लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। और आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जिससे आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नवीन से नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और आपके मनीष सर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।